हेलो एंड वेलकम बैक टू DDIS। मैं हूं डॉक्टर मनोज और स्वागत है आप सबका आज के इस नए लेक्चर में। राइट, तो आज हम देखेंगे कि ब्रिटिश विस्तार के समय जो सहायक नीतियां थी और जो गवर्नर जनरल से कुछ इम्पोर्टेंट उसको हम देखने का प्रयास करेंगे। राइट, काफ़ी कुछ यहाँ पे समझने को मिलेगा, काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा आपको यहाँ पे किस तरह से आगे जो सहायक नीतियाँ होती है, जो गवर्नर जनरल होते हैं वो किस तरह से इस चीज़ को अपने अप्लाई करते हैं अपने पॉलिसी। राइट, इससे पहले हम देख चुके हैं कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आते हैं और अपना विस्तार करना प्रारंभ कर देते हैं। उसी के बाद विस्तारवाद की नीति होने के चलते क्या होता है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी होता है अपना विस्तार करना शुरू कर देता, बंगाल, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, पंजाब, राइट, मद्रास, ये सब सारी चीज़ें क्या होती है ऑलरेडी हम देख चुके हैं। राइट, तो आगे हम देखते हैं कि जो विस्तारवाद की नीति है उसमें जो होता है उसमें जो क्या क्या इम्पोर्टेंट है। राइट, तो पहला हम देखेंगे कि घेरे की नीति। राइट, घेरे रिंग्स फेंस की नीति क्या होती है। राइट, सहायक संधि, जो एक और सहायक संधि है वो हम देखेंगे। राइट, उसके बाद हम देखेंगे व्यापगत की नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। राइट, ये तीनों चीज़ें हम देखेंगे। आइए हम डिटेल से देखना शुरू करते हैं। क्या होता है जो जो रिंग फेंस की नीति होती है 1765 से 1813 के बीच क्लाइव द्वारा शुरू किया जाता है, क्लाइव और वारेन हेस्टिंग द्वारा शुरू किया जाता है। अगर हम बात करें तो बक्सर युद्ध के बाद क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, उसके जो उद्देश्य होता है इसका, ये सब चीज़ें लाने का, जो विस्तार सहायक नीति लाने का, इसका मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है बफर जोन्स बनाकर कंपनी की सीमा को रक्षा प्रदान करना। राइट, क्या होता है कि उधर से हमने देखा पिछले लेक्चर में कि किस तरह से अफगानिस्तान जो होता है उनके साथ भी इनका रिलेशन ईस्ट इंडिया कंपनी को डर लगा रहता है। जो ईस्ट इंडिया कंपनी से होती है, जो साउथ ईस्ट एशिया में एशियन कंट्री होता है उससे डर लगा रहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। राइट, तो उससे कहीं ना कहीं बचाने के लिए क्या करता है कि अपना विस्तारवाद की नीति, और कहीं इंटरनल कलह के कारण क्या होता है कि कोई जो आपसी रजवाड़े होते हैं वो एकत्र ना हो जाए, संगठित ना हो जाए, जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो सकता है, उसके लिए सब नीति अपनाना शुरू किया जाता है। राइट, उद्देश्य जो होता है बफर जोन बनाकर कंपनी की सीमाओं को रक्षा प्रदान करना। शामिल राज्यों को अगर हम बात करें तो उसके स्वयं के खर्चों पर क्या करता था, बाहरी आक्रमण के विरुद्ध सैन्य मदद का भरोसा दिया जाता है। मीन्स क्या समझ रहे हो, जितने भी राज्य को इन्होंने शामिल किया सहायक संधि के हिसाब से। राइट, उसमें क्या करता है उनके स्वयं के खर्चे पे, मतलब खर्चा आपका हो और जो बाहरी आक्रमण होगा उससे आपको रक्षा करना है। ये सब चीज़ें इन्होंने एक पॉलिसी इस तरह का डाल रखा, एक पॉलिसी इस तरह का बना दिया जिसके वजह से क्या हुआ, जिसके कारण क्या हुआ कि जो ब्रिटिश है उसको काफ़ी हद तक इसमें सहायता मिल सके। राइट, हम देखते हैं सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें जो सहायक संधि हुई थी बेलेजली के द्वारा, उसमें क्या था, इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। पूर्व में हमने पढ़ा था जो फ्रांसीसी का जो डुप्ले था उसके द्वारा कोशिश किया गया था दक्षिण भारत में, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। वास्तविक रूप में जो वेलेजली था इसका जन्मदाता कहा जाता है इसको। ठीक है, देशी राजवाड़ों के साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश किया जाता है इसमें। अगर हम उद्देश्य शर्त की बात करें तो भारतीय राजाओं को विदेशी संबंध ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन होगी। जो ये हुआ सहायक संधि 1798 से 1805 के बीच जो वेलेजली हुआ, इसमें जो शर्तें डाली गई बहुत ही डेंजरस था। आप देखोगे इसमें क्या होता है, जो देशी राजवाड़े होता है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधीन होते हैं उसको क्या करना पड़ता है, विदेशी संबंध जो होता है, जो भी निर्णय आपने विदेशियों के साथ लेना है, फॉरेन पॉलिसी जो भी बनेगा वो कंपनी अपने अधीन कर लेती है। राइट, कंपनी अपने अधीन कर लेती है, क्यों, क्योंकि जो बाहरी देश है उनके साथ कोई गठजोड़ ना कर ले। राइट, क्योंकि ब्रिटिश तो काम इस तरह के ही कर रहे थे कि उसके अगेंस्ट में कोई भी खड़ा होने के हो सकता था। दूसरा क्या था, बड़े बड़े राज्य जो था अंग्रेजी सेना रखेंगे जिसका कमान अंग्रेजी सेना के हाथ में होगी। देखो कितनी बड़ी, अब ये हो गया कि आपके घर में हमने एक नौकर रख रखा। राइट, आपके घर में हमने पहरेदार कर रखा। पहरेदार क्या करेगा आपको नहीं पता होना चाहिए, वो मैं डिसाइड करूँगा कि पहरेदार कैसा रहेगा, क्या करेगा। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं क्या होता है कि इस तरह के डिजास्टर लेके आ रहा है, जो आगे चल के क्या होगा 1857 की क्रांति भी लेके आएगी। तो वो इसकी जो भावनाएं हैं वो धीरे धीरे 1857 की जो द्वेष की भावनाएं धीरे धीरे उठना प्रारंभ हो जाता है, ये कहा जा सकता है। एक इंग्लिश रेसिडेंस रखना होगा। अब जो
जो राजवाड़ी होंगे, जो जो स्टेट होगा, उसको एक इंग्लिश वहाँ पे रेसिडेंसी रखना होगा। कंपनी राज्य की शत्रुता से रक्षा करेगी, ठीक है, ये तो करना ही पड़ेगा। ईस्ट इंडिया के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस तरह की जो शर्तें डाल दोगे आप किसी भी कंपनी के ऊपर, किसी भी राज्य के ऊपर, किसी भी आदमी के ऊपर, तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा, एक कोलैप्स हो जाता है, राइट। इसमें जो राज्य को इन्होंने हस्ताक्षर करवाई, इसमें सबसे पहले निज़ाम हैदराबाद को 1798 ईस्वी में, मैसूर को 1799 में, तंजौर को 1799 में अक्टूबर में, अवध को 1801 में नवंबर में, पेशवा को 1801 में, जो बेडार था उसको 1803 में, और सिंधिया सबसे लास्ट में 18 फरवरी को 1803 में ही इनको भी हैदराबाद में ये जो है मिला लिया गया, राइट। तो इसमें याद रखना कि जो सहायक संधि था वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया, इसमें सबसे पहला जो स्टेट था, पहला जो राज्य था, वो कौन सा था, हैदराबाद निजाम, राइट, ये ध्यान रखना। देन हम इस संधि की बात करें तो इसमें क्या किया गया, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापक स्तर पर लाभ भी हुआ, भारतीय रियासत जो था उनको काफ़ी हानि हुआ, स्वतंत्रता की समाप्ति हो गई। तो ये सब सारी चीज़ें इसमें देखा जा सकता है। अगर हम इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले तो इफेक्ट जो होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा काफ़ी ज़्यादा होता है, विस्तार का एक उपकरण के रूप में इसको उपयोग करते हैं, दूसरे के खर्च पे एक बड़ी सेना रखने में सक्षम हो जाते हैं, राइट। बाहरी आक्रमण से भी एक कवच मिल जाता है इनको, जिस तरह की ये चीज़ें लेके आते हैं, जिस तरह की पॉलिसी बनाते हैं, आर्थिक इकोनॉमिक लाभ भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, राइट। जो देसी राजवाड़ा होता है उस पर काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, वो काफ़ी असहाय हो जाते हैं, सारी पॉलिसी, सारे जो सेना होते हैं वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में होती है, तो जो देसी राजवाड़े होते हैं वो असहाय हो जाता है, संप्रभुता खत्म हो जाती है, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते। आपके घर में मैंने किसी को तैनात किया, वो कैसे क्या करेगा मैं डिसाइड करूँगा, आप कोई डिसीजन नहीं ले सकते, राइट। किसी के साथ अलाइंस नहीं बना सकते, किसी को आप बोल नहीं सकते, तो कह सकते हैं कि नपुंसकता कर दी थी, उस तरह से कहा जा सकता है। वित्तीय क्षति काफ़ी हुई, राइट, वित्तीय क्षति होना ही था। जब इस तरह की चीज़ें आप करोगे, आर्थिक लाभ ज़्यादा कमाने के लिए क्या करेगा, वहाँ के जो किसान होंगे उसको अच्छे से जो खाद वगैरह होंगे, जो उनके लिए फंड चाहिए वो प्रॉपर अवेलेबल नहीं कराएंगे, राइट। तो क्या होगा, वित्तीय क्षति भी कहीं ना कहीं होगी, आपसी एकजुटता तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, राइट, और खर्चों में वृद्धि हो जाती है और जनता का शोषण प्रारंभ हो जाता है। तो इस तरह की इफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है, राइट। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ये ब्रिटिश थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थे, सहायक संधि के द्वारा किस तरह से ये हमारे देश को एक्सप्लॉइटेशन कर रहा था, राइट। आगे हम देखते हैं व्यापकगत का सिद्धांत, राइट, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये 1848 से 56 के बीच डलहौजी द्वारा जो एक शांतिपूर्ण विलय के रूप में देखा जाता है। डलहौजी जो था ये बहुत ही विस्तारवादी जनरल था, राइट, बहुत ही विस्तारवादी था। ये जो एक ज़बरदस्त लीडर बन के आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था, राइट, और कुछ नहीं। व्यापकगत के सिद्धांत की बात करते हो, इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट की बात करते हो, भारत में 3 प्रकार की रियासतें उस समय थी। एक तो वैसे राज्य जो कभी कंपनी के अधीन नहीं रहते थे तथा कर नहीं देते थे, एक तो वैसे राज थे जो कंपनी के अधीन नहीं रहते थे और कर भी नहीं देते थे, दूसरा तो वैसे राज था जो मुगलों के अधीन था और अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया के अधीन आ गए, और तीसरा ऐसे राज थे जो कंपनी द्वारा निर्मित था। तो ये 3 तरह के राज्य यहाँ पर रियासतें देखने को मिल रही थी। इसमें क्या हुआ, राज्यों के शासक के नैतिक पुत्र तथा उत्तराधिकारी नहीं होंगे। ये सब चीज़ें अनाउंसमेंट व्यापकगत जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसके अंतर्गत किया गया कि जो राज्यों के शासक होंगे उसका जो पुत्र होगा, जैसे जनरली हमारा जो इंडियन कल्चर उसमें क्या होता है, अगर माता पिता हैं तो वो लीडर होंगे, अगर माता पिता की डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो उसके पुत्र होते हैं उनको वो सब चीज़ें संभालना होता है। तो ये कहीं ना कहीं चल रही थी, लेकिन क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो डलहौजी आए, इन्होंने इसको साफ मना कर दिया, और राइट, उसके बाद क्या होता है, विभिन्न युद्ध भी होंगे। दत्तक पुत्र को राजा के व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार होगा, किंतु राज्य पर नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार होगा, राइट, लेकिन वहाँ के जो शासन होंगे, वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन होगा उसको चलाने के लिए उसका कोई अधिकार नहीं होगा। तो ये सब चीज़ें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया जो पहले से ही चल रहे थे। हड़प्पे के राज्य की अगर हम बात करते हैं इसमें सबसे पहले 1848 में जंतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध, ये सब सारे राज्य थे जिसको हड़पा गया व्यापकगत की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के द्वारा, राइट। सबसे पहला राज्य इसमें याद रखना, प्रीलिम्स में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, सतारा 1848 में और अवध 1856 में कुप्रशासन के आरोप में, राइट। तो ये सब चीज़ें जो अवध था, अवध के साथ
क्या किया, अवध का तो विलय कर लिया था, उसमें क्या था, अवध 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 को क्या किया इन्होंने, वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन था उनको बताया कि आप अच्छे से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं निभा रहे हो, आप अपना दायित्व नहीं निभा रहे हो, जनता को दुख दे रहे हो। तो इसके नाम पे क्या किया, अवध को यहाँ पे इन्होंने अपने हक में ले लिया, राइट। अगर इफेक्ट की बात करते तो ब्रिटिश के लिए एक उपकरण का कार्य करता था। बिना किसी युद्ध के कंपनी का विस्तार ऑलरेडी हो रहा था, भारतीय रियासत जो था उनकी स्वतंत्रता समाप्त हो रही थी। तीव्र असंतोष और 1857 की क्रांति का ज्वाला एक उत्पन्न होना शुरू हो गया था। तो कहा जा सकता है कि इस तरह की नीति से कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीज़ें आप पॉलिसी डालोगे, इस तरह की बातें करोगे, तो उनका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट तो होना ही था, राइट। जिसकी उपज हमें 1857 की क्रांति देखने को मिलती है, जो आगे आने वाले लेक्चर में हम डिटेल से एनालिसिस करेंगे, राइट। आगे हम देखते हैं ब्रिटिश भारत की विदेशी नीति किस तरह की थी। ब्रिटिश भारत की विदेशी नीति की बात करते हो, आंग्ल नेपाल के साथ इन्होंने क्या किया, सगोली की संधि कर दिया 1816 में, राइट। जिसको अभी हाल ही में काफ़ी सारे जो नेपाल था और इंडिया के बीच डिस्प्यूट पर होना शुरू हो गया था, राइट। अगर हम बात करें तो भारत में मीर कासिम द्वारा सर्वप्रथम अभियान ये 1762 में चला गया था। इसमें हम बात करें तो कंपनी को गढ़वाल कुमायूं, जो सगोली की संधि थी, कंपनी को गढ़वाल कुमायूं के साथ साथ हिमालय के जो तराई का अधिकांश भाग था वो दे दिया गया था। सीमा निश्चित की गई थी, सिक्किम को अपना अधिकार वापस दिया गया था नेपाल के द्वारा। जो नेपाल जो था उस पर पहले सिक्किम जो था उसमें नेपाल का अधिकार था, तो जो सगोली की संधि हुई इसमें क्या किया गया, जो सिक्किम था वो अपना अधिकार वापस दे दिया नेपाल, राइट। काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखा गया। तो ये सब सगोली की संधि आप ध्यान रखना, इस बार काफ़ी इंपॉर्टेंट कहा जा सकता है, राइट। आंग्ल तिब्बत की बात करें तो ल्हासा की संधि हुई 1904 में, राइट। उसके बाद आंग्ल बर्मा की बात करें तो 1824 में इसके साथ युद्ध होता है, 1852 में होता है, 1885 में 3 तरह के यहाँ पे युद्ध देखने को मिलता है। आंग्ल अफगान युद्ध की बात करें तो इसमें क्या होता है, ऑकलैंड की अफगान नीति होती है और लिटन जो होता है और लिटन की अफगान नीति, ये दोनों मिलकर क्या करता है 1870 से 88 के बीच। और जो पहला युद्ध होता है, 3 युद्ध होता है इसमें, 1839 से 42 के बीच गंडमक की संधि में 1893 में होता है, और सेकेंड जो होता है 1870 से 1888 के बीच युद्ध होते हैं, राइट। तो हमने ये देख लिया, एक कंप्लीट एनालिसिस यहाँ पे देखा। आगे हम देखते हैं गवर्नर जनरल एडवाइजर है। अगर हम बात करें तो गवर्नर जनरल जिस तरह से इंडिया में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू कर दिया था, उसके बाद 1773 की जो एक्ट आती है, उसमें क्या होता है कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद गवर्नर जो पहला गवर्नर जनरल बनता है लॉर्ड क्लाइव 1797 से 1760 में प्लासी की युद्ध के समय, और बेनिस्ट्राट जो होता है 1760 से 65 के समय बक्सर युद्ध के समय, और क्लाइव आता है 67 से 65 से 67 के बीच, राइट। तो इलाहाबाद की संधि इसके बीच होती है। वेटेल रस्ट होता है 1767 से 1779 के बीच। कार्टियर होता है, वारन हेस्टिंग होती है। इसको आप एक बार ध्यान रखना, ये आपको फ्रेंड रट्टा ही मारने पड़ेंगे, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है। कार्टियर जो होता है 1769 से 72 के बीच होता है। वारन हेस्टिंग जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जनरल के रूप में देखा जाता है 1772 से 73 के बीच, राइट, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर होता है। इसी के बीच क्या होता है, क्लाइव से लेके वारन हेस्टिंग के बीच द्वैत शासन भी देखा जाता है, राइट। आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट जो यहाँ पे थे लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी एक अत्यंत विस्तारवादी जनरल था, राइट। ये 2 तरीके से, एक तो युद्ध के द्वारा भी विस्तार करना शुरू किया, व्यापक की नीति के सिद्धांत पे और कुप्रशासन के आधार पे भी इन्होंने अपने विस्तार नीति को प्रारंभ कर दिया था। तो युद्ध के द्वारा पंजाब का विलय ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सिक्किम का विलय 1850 में किया, बर्मा का विलय 1852 में जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आधुनिक भारत के निर्माता के रूप में भी इसको देखा जाता है, जो एक कह सकते हैं कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट के रूप में देखा जा सकता है भारत के लिए, क्योंकि भारत जब इंग्लिश से पहले अगर हम बात करते हो, भारत का जो ट्रेड था कहीं ना कहीं होता तो था, बट एक संकीर्ण था, एक छोटे लेवल पे करते थे, विदेशियों के साथ भी ट्रेड होता था, बट लेकिन उतना अच्छी नहीं थी। अगर एग्रीकल्चर की बात करते तो बिखरा सा था, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में था, जिससे क्या होता है कि कम्युनिकेट नहीं हो पाते थे, एक कम्युनिकेशन नहीं हो पाता था। तो कहीं ना कहीं क्या था कि जो हमारा कृषि था वो भी बिखरा हुआ था, हम अपनी बस पेट पालने के लिए खेती करते थे। तो ये सब चीज़ें देखने के बाद अगर देखा जाए तो आधुनिक भारत के निर्माता में डलहौजी जब आए, तब हालांकि कहा जाता है कि डलहौजी द्वारा जितने किए गए कार्य थे वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए विस्तारवादी का कारण था, वो अपने पर्सनल लाभ के लिए करते थे, लेकिन बाय डिफॉल्ट कहीं ना कहीं भारत को भी इसका लाभ
अभी तक देखने को मिलता है। राइट, बॉर्डर की बात करें तो जो अफगानिस्तान था उसको बर्मा तक एक्सटेंड किया। महत्वपूर्ण विकास की बात करें तो रेलवे में इन्होंने क्या किया, प्रथम रेल जो हम आज इंडियन रेलवे को हम देख रहे हैं 1853 से मुंबई से थाने चला था, और सेकंड कलकत्ता से रानीगंज जो 1854 में चला था। टेलीग्राफ की बात करें, टेलीग्राफ में क्या होता है, राइट, इसमें क्या किया इन्होंने 1852 में टेलीग्राफ में 4 मील इन्होंने लाइन बिछा दी, जिससे कलकत्ता, मद्रास, पेशावर, बम्बई ईटीसी को एक कनेक्ट कर दिया। राइट, तो कहा जा सकता है कि देखो टेलीग्राफ जिसको हम बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं जानते थे, हमें पता नहीं था कि टेलीग्राफ क्या होता है, इन्होंने आने के साथ ही लाइन बिछाना शुरू कर दिया और एक कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश हो जाता है। डाक में भी सुधार लेकर आया। 1854 का डाक सुधार इन्होंने क्या किया, 2 पैसे के डाक पर भारत के ब्रिटिश संचार किया जा सकता है, ब्रिटिश में कहीं भी संचार किया जा सकता था। राइट, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं अभी तक हमें फ़ायदा मिल रहा है। सार्वजनिक निर्माण विभाग में बात करते हो, पुल, जीटी रोड जो अभी हम एंजॉय करते हैं जीटी रोड को, वो और गंगा नहर, ये सब सारी चीज़ें क्या किया गया है, इसके द्वारा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। राइट, जो 5वां आधुनिक पश्चात शिक्षा को काफ़ी बढ़ावा दिया गया। इसमें एक वुड डिस्पैच था, वो आने वाले हम वीडियो में इसको कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, वो भी कहीं ना कहीं लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था। राइट, तो ये सब सारी चीज़ें हैं। लॉर्ड डलहौजी का एक हमने कंप्लीट एनालिसिस देखा। अगर आपको मेंस में क्वेश्चन आ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो किए गए उपकरण थे, लॉर्ड डलहौजी का जो विस्तारवाद का नीति था, वो भारत के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के आधुनिक भारत के निर्माता में किस रूप में देखा जा सकता है। तो एक आप यहाँ पे एक समझ विकसित करने की कोशिश की हम, अगर आपको इतनी बातें पता रहेगी तो आप आराम से क्वेश्चन को एलेबोरेट करके लिख सकते हैं आंसर। राइट, तो आगे हम देखते हैं जो एनालिसिस करेंगे, तो जब ब्रिटिश इस तरह की नीतियाँ, विस्तारवाद की नीति, ये सब सारी चीज़ें लेके आती है, तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, उस तरह किस पॉलिसी का उपयोग करता है। राइट, इसका इफेक्ट कंपनी के ऊपर क्या होगा और भारत के ऊपर क्या होगा, ये सब सारी चीज़ें हम देखेंगे। आर्थिक नीति किस तरह से थी, राजनीतिक प्रशासनिक नीति देखेंगे, सामाजिक सांस्कृतिक कारण देखेंगे। राइट, और विचारधारा भी हम इसमें देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्वरूप देखते हैं, ब्रिटिश का स्वरूप किस तरह का था। औपनिवेशिक शासन व्यवस्था, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद क्या होता है, बड़ी सेना द्वारा जब क्या होता है, छोटे कमजोर देशों पर अपना प्रभुत्व कर लिया जाता है, तो उसे साम्राज्यवाद कहते हैं। राइट, और उपनिवेशवाद की बात करते हो, उपनिवेशवाद क्या होता है, साम्राज्यवाद का आधुनिक रूप होता है। इसमें क्या होता है, मातृत्व देश द्वारा दूर स्थित किसी देश को आर्थिक शोषण के उद्देश्य से अपने अधीन कर लिया जाता है, आर्थिक शोषण इसमें इन्वॉल्व होता है। तो कहीं ना कहीं साम्राज्यवाद का जो विकसित रूप है वो उपनिवेशवाद है। राइट, साम्राज्यवाद का अगर एग्जाम्पल देखें तो प्राचीन काल में रोमन, मौर्य साम्राज्य, ये सब सारा क्या होता था, वो छोटे छोटे राज्य को अपने प्रभुत्व में कर लेते थे। मध्यकाल में बात करें तो अरब, मंगोल, इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। आधुनिक काल की बात करते हो पुर्तगाल, स्पेन, डच, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सब चीज़ें जो आपको देखने को मिल रहा है वो था। राइट, इसमें हम बात करें जो उपनिवेशवाद होता है, पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों इस पर नियंत्रण हो जाता है। राइट, इफेक्ट बात करें इंडिया पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो जो परंपरागत हस्तलिपि का उद्योग होता है उसका पतन हो जाता है। राइट, क्योंकि उस समय क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ जाता है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के चलते क्या होता है, जो हाथ से बनाने में जो चीज़ें, एक तो टाइम भी लगता था और पैसे भी लगते थे, जो अभी तक हम देख रहे हैं कि काफ़ी परेशानी का कारण बनता है। तो उस मशीनरी सामान आ गई थी, मशीनरी चीज़ें आ गई थी, तो उससे क्या होगा, हस्तलिपि तथा उद्योग का क्या होगा, पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। कृषि में अल्प उत्पादन की व ठहराव की स्थिति आ जाएगी। अब देखो ये कैसे आएगी, अगर किसी पे आप जो एग्रीकल्चर जो पीजेंट क्लास है उस पर क्या होगा, आप ज़्यादा प्रेशर डाल दोगे, उससे भू राजस्व ज़्यादा लोगे, उससे भू राजस्व ज़्यादा वसूली करोगे, तो उसके पास अब बजट नहीं बचेगा, उसके पास पैसे नहीं बचेंगे, जिससे क्या होगा एग्रीकल्चर अच्छे से कर सके, क्योंकि एग्रीकल्चर करने में भी तो पैसे खर्च होंगे उनके। राइट, तो जब पैसे नहीं होंगे उसके पास उसके पास अगर पैसे बजट नहीं होगा तो उत्पादन नहीं हो पाएगा, उत्पादन कम होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था को अधीनस्थ एवं पिछल्लू बना दिया इन्होंने। राइट, जो कि एक अद्भुत थी, एक कह सकते हैं कि एक ज़बरदस्त जो अर्थव्यवस्था थी हमारा। ब्रिटेन की तरफ लगातार धन का निर्माण प्रारंभ हो गया। अब क्या हुआ, जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थे तो अपने यहाँ से धन लेके आते थे और यहाँ सामान खरीद के फिर वापस जाते थे। अभी उन्होंने क्या किया, यहीं पे रह के रहना, यहीं से कमाना और यहाँ से पैसा लेके
फिर बाहर भेजना है, अपने कंट्री भेजना है। तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, लगातार धन जो है यहाँ से बाहर जाना शुरू हो गया। इससे क्या होगा, गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी जैसी समस्या भी एक न एक दिन उत्पन्न होने की स्थिति आ जाएगी। भारतीय संसाधनों का दोहन और शोषण शुरू हो गया। जैसे रेलवे के द्वारा क्या हुआ, रेलवे जब नहीं था तो वहाँ के जो किसान थे, वहाँ के जो पीजेंट थे, उनके द्वारा उस एरिया में अच्छे से काम किया जाता था। लेकिन जैसे रेलवे का विकास हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ गई, तो क्या हुआ, अपने जो ईस्ट इंडिया कंपनी था, इन्होंने अपने लीडर्स को, अपने जो सैनिक था उनको भेजना प्रारंभ कर दिया, जिससे वहाँ के जो शोषण था, वहाँ की जो संसाधन था, उनका शोषण दोहन प्रारंभ हो गया। राइट, नेगेटिव इम्पैक्ट की बात करें तो ये था। उसके बाद क्या होता है, वाणिज्यीकरण की नीति को बढ़ावा काफ़ी मिल जाता है, जिसमें अकाल, बेरोजगारी और सामाजिक संघर्ष भी उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो जब इस तरह की चीज़ें होगी, पैसे कम मिलेंगे, तो तनाव, संघर्ष को बल मिलेगा। जमींदार एवं साहूकार द्वारा किसानों का शोषण अधिक हो जाएगा। राइट, जो किसान हो गए कृषि मजदूर बनकर रह जाएंगे। जो पहले किसान कृषि करते थे वो कृषि अब क्या होंगे, कृषि मजदूर बनकर रह जाएंगे। फूट डालो राज से करो की नीति पे काम करना शुरू कर दिया था ये अंग्रेज। राइट, राजनीतिक क्षेत्र की बात करें तो सांप्रदायिकता का काफ़ी ज़्यादा विकास हो जाता है। आरक्षण के नाम पर अवसरवादी एवं सांप्रदायिक राजनीति को बढ़ावा दिया जाता है। राइट, भारत का विभाजन, जो कि एक भारत का विभाजन लेके आता है। राइट, संस्कृत की बात करें तो हम पिछड़ा एवं महत्वहीन घोषित हो जाते हैं कि नहीं, जो भारतीय संस्कृति है, जो विरासत है, वो कुछ नहीं है, जो ब्रिटिश विरासत है, जो चीज़ें हैं वो काफ़ी अव्वल है। तो ये कहीं ना कहीं देखा जाता है कि ये पिछड़ा एवं महत्वहीन घोषित कर दिया जाता है। जो हमारी संस्कृति होती है, ब्रिटिश रीति रिवाज एवं पहनावा को काफ़ी बढ़ावा मिलता है। औपनिवेशिक मानसिकता का सृजन एवं मनोवैज्ञानिक गुलामी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये सब चीज़ें देख सकता है यहाँ पे किस तरह से होना शुरू हो गया था। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो जो इकोनॉमिक था उसके ऊपर नगद की प्रचलन काफ़ी बढ़ गई थी। जो पहले हम केवल खाने के लिए कृषि करते थे, उसमें क्या हुआ था, काफ़ी वृद्धि हो गई थी। गांव में शहरी मंडियों को जोड़ा गया था, बाज़ारों का एकीकरण हो गया था। बाज़ार के एकीकरण होने से क्या हुआ, जो विभिन्न जो गाँव होते थे उनके पास जो फसल होता था वो वहाँ के बेच सकते थे। रेल डाकतार जो हम कभी नहीं जानते थे, उनका विकास होता है। आधुनिक अवसंरचना का विकास होता है। चाय, जूट, खड़ खनन उद्योग आदि, जो बीमा, बैंकिंग, कोयला, लोहा आदि उद्योग का क्या होता है, बढ़ावा मिलता है। सामाजिक की बात करते हो, जो पढ़े लिखे एवं मध्यम वर्ग का उदय होता है। राइट, जिसके मन में कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि हमारा इंडिया जो है, इंडिया किस तरह से था और अभी ब्रिटिश आने के बाद किस तरह से, वो एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं। वो मानसिकता जो होती है उनकी बढ़नी प्रारंभ हो जाती है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन भी होगा। राइट, सती प्रथा, दास प्रथा, ठगी, शिशु हत्या, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा होती थी, जिसका काफ़ी हद तक अंत हुआ। तो कहा जा सकता है कहीं ना कहीं हमारे इम्पैक्ट काफ़ी अच्छे पड़े। राइट, निचली जातियाँ जैसे ज्योतिबा फुले, नामकर, अंबेडकर नेता का भी उद्भव होता है। राइट, तो ये सब कह सकते हैं कि मैं एक कुछ अच्छी चीज़ें लेके आता है, एक अच्छी सुधार के रूप में दिखा जा सकता है जो पॉलिसी होती है। राजनीति की हम बात करते हो, राजनीतिक प्रशासनिक दृष्टि से एकीकृत किया जाता है। जो पहले राजवाड़ी थे, अलग अलग थे। राइट, इंटरनल कलह के कारण, जिसके कारण ब्रिटिश क्या हुआ, उसमें दखल देना प्रारंभ किया। अब क्या हुआ, उनके मन में मानसिकता की स्थिति अच्छी बननी शुरू हो गई, तो वो संगठित होना शुरू हो गए, जो कहीं ना कहीं आगे बड़े बड़े रिवॉल्ट लेके आएंगे। राइट, राजनीतिक एकता तथा संगठित भारत के उदय को बल मिला, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। विधि का शासन, विधि के समक्ष समानता और न्यायिक सर्वोच्चता का सिद्धांत का विकास हो जाता है। राइट, तो ये सब चीज़ें हमने देखा किस तरह से इम्पैक्ट पड़ता है हमारे इंडिया के ऊपर। तो एक कहा जा सकता है इसका पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों ही है हमारे भारत के ऊपर। तो आज का लेक्चर यही समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।